देखो बच्चों, अपन अब 10वीं कक्षा में पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को थोड़ा बहुत अपन कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, और जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उसमें अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। और जब हम 10वीं कक्षा पढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं कि प्राय बच्चों को वास्तविक संख्याएं नहीं मालूम कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो पहले अपन ये देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं दरअसल कहते किसको है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये यहां सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्याएं। सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब अगर हम परिमेय संख्याओं को लेने जाएं तो परिमेय संख्याओं को हम ऐसे बांट सकते हैं, एक इसमें भिन्न हो सकती है और दूसरी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या में भिन्न हो सकती है या पूर्णांक संख्या हो सकती है। पूर्णांक संख्याओं को अगर हम बांटने जाएं तो ये संख्याएं हमारे पास में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। और अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी अगर हम विभाजित कर दें तो इसमें शून्य हो सकता है, या इधर जो है आपकी प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या, या इसी को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, दोनों मिला के पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्याएं अगर आपसे कहा जाए तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये जो जहां से गिनती प्रारंभ होती है, जिनको हम गिनना प्रारंभ जहां से चालू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके जो है ये अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, इनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। और n से डिनोट करते हैं, इनको n से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य से आप परिचित ही है। और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होंगी आपकी, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं ये आपकी, इसमें सभी प्रकार की ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती है। यानी 0 से इधर की सभी संख्याएं, 0 को नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, ये दोनों तरफ से गिना जा सकता है इसको, पर जो है इसमें अपन धनात्मक पूर्णांक संख्या माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10, और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम z से प्रदर्शित करते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को z प्लस से प्रदर्शित करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को z माइनस से प्रदर्शित करेंगे। परिमेय संख्या बोलते हैं वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसको हम जो है परिमेय संख्या बोलते हैं। भिन्न में इस 0 भी हो सकता है बटे में, तो भिन्न का मतलब होता है जो संख्या अंश और हर, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी जाती है वो भिन्न होती है। ये इसमें भी है p बटे q, पर इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, माने q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या भी आपने जो है क्लास 9 में पढ़ी है, ऐसी संख्याएं जो √2 है, √3 है, √5 है, इस तरीके की संख्याएं जो है ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है। और इन सारी संख्याओं को मिलाकर जो है हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब हमको जो 10वीं में पढ़ना है
उसमें क्या लेना है कि हमारे पास अगर मान लीजिए तो धनात्मक पूर्णांक है, तो उनका प्रयोग जो है दो तरीके से हो सकता है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो जो अपने पहले चैप्टर है उसमें है यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये है, ये यूक्लिड विभाजन लेमा भी इसी को बोलते हैं। अब ये क्या है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? दरअसल इसमें बुक में एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति अंडे बेच रहा था, दूसरा व्यक्ति उससे आके टकरा जाता है, उसके सारे अंडे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। अब वो अपने अंडों की कीमत उस दूसरे व्यक्ति से मांगता है, तो वो पहेली के रूप में बताता है कि अंडों की संख्या क्या थी। वो कहता है कि अगर आप दो दो का विभाजन करेंगे, अगर दो दो अंडे गिनते हैं तो एक शेष बचता है, यानी कि अगर हमारे कुल अंडे जो है ए थे या ए थे, तो अगर हम दो दो की संख्या में इसको गिनते हैं तो ये 2s धन 1 बचेगा, माने दो दो अंडे के जोड़े बनाते चले जाएंगे और एक अंडा शेष बचेगा। अगर हम 3 संख्या में इसको गिनते हैं, वो कहता है कि 3 का पेयर बना के अगर आप गिनते हैं इसको, तो फिर 2 अंडे शेष बचते हैं। और अगर हम इसको 4 से विभाजित करते हैं या 4 के ग्रुप बना के देखते हैं अंडों को, तो फिर 3 अंडे शेष बचते हैं। और अगर 5 के ग्रुप बनाते हैं इसमें, तो फिर 4 अंडे शेष बचते हैं। अगर 6 के ग्रुप बनाते हैं हम, तो फिर 5 अंडे शेष बचते हैं। और अगर 7 के ग्रुप बना देते हैं हम, तो फिर कोई भी अंडा शेष नहीं बचता है। यानी कि जो अंडों की संख्या है वो 7 का मल्टीपल है या 7 का गुणज है। तो 7 के गुणज वाली संख्या आपको देखनी है जो 150 से कम है, तो आपने पास ये संख्या निकल आएगी। तो माने इस तरीके से आप उसको निकाल सकते कि अंडों की संख्या क्या थी उसके वास्तव में। या अगर हम कोई एक और उदाहरण ले, मान लीजिए कि हमारे पास में एक है 17 और 6। विभाजन प्रक्रिया के द्वारा अगर हम इसको देखें, तो अगर हम 17 में 6 का भाग करने जाए, 17 में हम 6 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, शेष बचेगा 5। यानी 17 को हम लिख सकते हैं 6 गुणित 2 धन 5। अगर ये संख्या मान लीजिए ऐसी होती 5 और 12 होती, तो 5 को जब हम 12 से भाग देने जाएंगे तो 0 बार भाग जाएगा हमारा, और यहाँ जो है 5 शेष बचेगा। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 बराबर 12 गुणित 0 धन 5, ऐसा लिख सकते हैं। या अगर कोई और भी नंबर हो तो उसको इस तरीके से, यानी अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक a और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या b है, इसमें अगर a ग्रेटर देन b है, माने a जो है b से बड़ा है, तो उसको हम विभाजन प्रक्रिया द्वारा माने a इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ a इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है ये भागफल है, क्वेश्चन है, ये भागफल है, और R रिमाइंडर है यानी शेषफल है ये। तो जो संख्या है वो अपने इस तरीके से प्राप्त हो जाती है, और जो R की वैल्यू होगी ये हमेशा लेस देन B, 0
लेस देन इक्वल टू जो है आर से छोटा है 0 और बराबर भी हो सकता है, या बी से छोटा नंबर होगा वो हमेशा शेषफल होगा इसका। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है हमारे पास में जो आया है, ये इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसकी सहायता से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्याओं के विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक अगर हम ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए कि हमारे पास में एक सवाल है, उसने कहा कि 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 455 और 42, इसमें जो है हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 455 देखिए आप, 455 जो है ये ग्रेटर देन 42 है, यानी हम 455 में जब हम 42 का भाग देंगे तो ये जो है 10 बार जाएगा, यहाँ 420 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 455 बराबर 42 गुणित 10 धन 35। अब देखिए आर का मान 0 नहीं आया। ये प्रक्रिया हम तब तक करनी है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना आ जाए, आर का मान 0 ना आ जाए, तब तक हम ये प्रक्रिया चलाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हमें आर जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो अब फिर हम जो है 42 को 35 से भाग देंगे, 42 को हम भाग देंगे ऐसे 35 से, तो 35 एकम 35, यहाँ बचेगा 7, यानी हम 42 को लिख सकते हैं 35 गुणित 7, सॉरी 35 गुणित 1 धन 7। अब फिर देखिए यहाँ पे आर जो है 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को अगेन फिर से हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 35 को जब हम भाग देंगे 7 से, तो 7 पल्ले 35, यहाँ बचेगा 0, यानी ये आ गया हमारे पास में 35 बराबर 7 गुणित 5 धन 0। अब जब 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, तो ये जो संख्या थी जिससे हमने यहाँ पर भाग दिया है, ये इसका महत्तम समापवर्तक होगा और इसका मान 7 होगा। माने 455 और 42 का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालने जाते हैं तो वो संख्या 7 आएगी। एक तो इस तरीके के सवाल इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे, और दूसरा जो है एक जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है, इसने कहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। उदाहरण नंबर 2 है कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। उसने कहा कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक जो है वो 2q के प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक 1, और यहां हमें b का मान 2 मालूम है। तो देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a बराबर हो गया 2q प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, अब यहां b है तो ये इसका मान b से 2 से छोटा होना चाहिए, माने 2 से छोटा हो जाएगा ये मान। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं r का मान हमारे पास में, यानी r का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो जब r बराबर 0 होगा तो यहाँ पर a बराबर देखिए ये हो जाएगा 2q, और जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1। तो देखिए अगर अपन इसको बोले तो ये जो है आपका धनात्मक समपूर्णांक है, 2 का गुणक है माने कि समपूर्णांक है, और ये जो है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं इसको
कि ये जो है, जो उदाहरण नंबर दूसरा था वो इस तरीके से होगा। एक और उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब उसने कहा कि 4q+1 कोई विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप में हो सकता है। तो यहां हम देखें अगर, तो 4q कह रहा है, यानी b की वैल्यू जो होगी ये 4 हो गई। अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 4q+r, यूक्लिड एल्गोरिथम से जो हम लिखेंगे, और r की वैल्यू जो होगी 0 <r < 4, यानी r का मान हमारे पास में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा, हम जब हम r बराबर जब हम 0 लेंगे तो a का मान आएगा हमारे पास में 4q, यहाँ r की जगह 0 रख दिया तो a बराबर 4q हो जाएगा। ये समपूर्णांक है, ये जो है ये समपूर्णांक हो गया हमारा, धनात्मक समपूर्णांक। r बराबर 1 ले लेंगे तो यहां आएगा 4q+1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। जब हम r बराबर 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4q+2। अब देखिए ये समपूर्णांक था और इसे +2 हो गया, तो ये भी समपूर्णांक ही कहलाएगा, ये हो गया धनात्मक समपूर्णांक। और जब हम r का मान 3 लेंगे तो यहां आएगा 4q+3, तो ये इसको लिख सकते हैं हम धनात्मक विषम पूर्णांक। तो उसने यही प्रूव करने को कहा है कि 4q+1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा और 4q+3 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो ये इस तरीके से सिद्ध हो गया। इसी तरीके के से मिलते जुलते सवाल आपके प्रश्नावली में है, तो जिन्हें आप कीजिएगा और pause the video and note it down.